हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है जंतुओं में जनन। जैसा कि आप कक्षा 7 में पहले आप पौधों में किस प्रकार से जनन होता है उसे आप पढ़ चुके हैं, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं जंतुओं में जनन। तो देखिए बच्चों, जंतुओं में जनन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। जंतुओं में जनन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। मतलब जंतुओं में जनन की दो प्रकार की विधियां हैं। एक तो होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो होता है उसमें क्या होता है कि लैंगिक जनन के अंदर पौधों की तरह जंतु भी नर और मादा युग्मक बनाते हैं जो संलेत होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाते हैं। इस प्रकार का जनन जो है जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि क्या होगा कि लैंगिक जनन के अंदर नर और मादा युग्मक जो होंगे वो आपस में मिलेंगे और उन दोनों से संलयन जो होगा उससे युग्मनज का निर्माण होगा। मतलब लैंगिक जनन होने के लिए नर और मादा दोनों जीवों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसा जो जनन जो होगा उसे हम बोलेंगे लैंगिक जनन। और एक होता है अलैंगिक जनन। वैसे डिटेल में हम अलैंगिक जनन के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अलैंगिक जनन होता क्या है। अलैंगिक जनन के अंदर सिर्फ एक ही जीव होगा। जो जीव जो है क्या काम करेगा, अपने से दूसरा जीव का निर्माण करेगा। सिर्फ एक ही जीव अपने से दूसरे जीव का निर्माण करेगा, तो उसे हम बोलेंगे अलैंगिक जनन। जैसे लैंगिक जनन के अंदर जिस प्रकार से नर और मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता थी, ऐसा जो है अलैंगिक जनन में नहीं होगा। अलैंगिक जनन के अंदर सिर्फ एक ही जीव जो होगा वह दूसरे जीव का निर्माण कर देगा, तो वो होगा अलैंगिक जनन। तो चलिए हम पढ़ेंगे अब थोड़ा लैंगिक जनन के बारे में। देखिए लैंगिक जनन जो है इसमें हमने जैसे देखा कि नर युग्मक और मादा युग्मक जो है वो मिलकर के जो है लैंगिक जनन को संभव करते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे नर जनन अंग के बारे में और बाद में देखेंगे मादा जनन अंग के बारे में। नर जनन अंग जो होता है उसमें एक जोड़ा वर्षण, दो शुक्राणु नलिकाएं और एक शिशन होता है। क्या क्या होता है नर जनन अंग के अंदर। नर जनन अंग के अंदर एक जोड़ा वर्षण, दो शुक्राणु नलिकाएं और एक शिशन होता है। और वर्षण जो होते हैं वो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं। वर्षण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु यद्यपि बहुत छोटे या सूक्ष्म होते हैं और प्रत्येक जो शुक्राणु जो होगा उसमें एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। तो यह था नर जनन अंग के बारे में। आगे देखते हैं हम मादा जनन अंग। मादा जनन अंग जो होता है, मादा जनन अंग के अंदर एक जोड़ी अंडाशय, एक अंडवाहिनी और एक गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें अंडाणु कहते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा था नर जनन अंग में जो वर्षण जो था उसने शुक्राणु का निर्माण किया था, उसी प्रकार से मादा जनन अंग के अंदर अंडाशय जो होगा वो किसका निर्माण करेगा, अंडाणु का। और शुक्राणु और अंडाणु जो है वही आपस में मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, युग्मनज का। गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। और शुक्राणु जो होता है वो क्या होता है, अंडाणु की तरह वो भी एकल कोशिका होता है। मतलब शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं वो दोनों एकल कोशिकीय होते हैं। आगे देखते हैं, ये देखिए नर जनन अंग और मादा जनन अंग के बारे में दिखाया गया है। नर जनन अंग जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें एक जोड़ी वर्षण, एक शिशन और उसमें शुक्राणु नलिका होती है। और मादा जनन अंग जो होता है उसमें गर्भाशय, अंडवाहिनी और अंडाशय होते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए निषेचन। निषेचन क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। शुक्राणु और अंडाणु का जो संलयन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन। हम देखेंगे कि निषेचन जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। निषेचन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होगा आंतरिक निषेचन और दूसरा होगा बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन क्या होता है, आंतरिक निषेचन वो निषेचन होता है जो मादा के शरीर के अंदर स्थित अंदर हो, ऐसे निषेचन को बोलेंगे हम आंतरिक निषेचन। और ऐसा निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर संभव होता है उसे हम बोलते हैं बाह्य निषेचन। जैसे आंतरिक निषेचन के बारे में बताया गया है कि अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में
आंतरिक निषेचन होता है। अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन शरीर के बाहर होता है वह बाह्य निषेचन कहलाता है। और बाह्य निषेचन किस केस में होता है? यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणी में होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए और भी बताऊं बाह्य निषेचन के बारे में, तो बाह्य निषेचन जैसे मेंढक जो होता है उसमें जो निषेचन जो होता है वो भी बाह्य निषेचन ही होता है। मादा मेंढक जो होती है वो अपने अंडे जो होते हैं वो किसी जल के अंदर या कहीं बाहर देते हैं और उसके बाद में जो नर मेंढक जो होते हैं वो अपने शुक्राणु को उस अंडे के ऊपर छोड़ते हैं जिससे निषेचन संभव हो पाता है। तो इस प्रकार का निषेचन जो है जो माता के शरीर के बाहर हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन। तो ये था निषेचन के बारे में जिसमें हमने पढ़ा आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए भ्रूण का परिवर्धन या भ्रूण का विकास, मतलब भ्रूण का विकास कैसे होता है। इससे पहले हम पढ़ेंगे भ्रूण क्या होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। जैसा हमने देखा था कि निषेचन जो होगा उसमें अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे और उसी से क्या होगा? निषेचन। निषेचन बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाते हैं। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। देखिए इस बात का क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है क्या होगा कि जब स्टार्टिंग के अंदर जब निषेचन की क्रिया के अंदर अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेंगे, युग्मनज का निर्माण करेंगे, मतलब एक कोशिका होगी। ये एक कोशिका जो होगी आगे दो कोशिका में, दो कोशिकाएं आगे चार कोशिकाओं में, चार कोशिकाएं आगे 8 कोशिकाओं में, इस प्रकार से विभाजित होती चली जाएंगी। ये कोशिकाएं जो होंगी उसके बाद में एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं एक साथ आएंगी और एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं जो होंगी वो अलग हो जाएंगी। एक समान कोशिकाएं जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आंख का काम है देखना, तो आंख वाली कोशिकाएं जो होंगी वो एक साथ आ जाएंगी जो आंख का निर्माण करेंगी। जीभ का काम है जैसे स्वाद का अनुभव करवाना, तो जीभ की कोशिकाएं जो हैं वो एक साथ आ जाएंगी और जीभ का निर्माण करेंगी। उसी प्रकार से हाथ की कोशिकाएं जो होंगी वो एक साथ आ जाएंगी, कान की कोशिकाएं जो होंगी वो एक साथ आ जाएंगी। तो एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं जो होंगी वो अलग होती चली जाएंगी। तो इन एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का जो समूह जो होगा उसे हम कहेंगे उत्तक। क्या बोलेंगे उसे हम? उत्तक। और ये जो उत्तक जो होते हैं इन्हीं से बाद में आगे किसका निर्माण हो जाता है? अंगों का। तो एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं से उत्तक का निर्माण होगा और उत्तक के बाद में उत्तक से किसका निर्माण हो जाएगा? आगे अंगों का निर्माण हो जाएगा। तो आगे ये लिखा हुआ है कि इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरी तरह हो जाता है तो मां नवजात शिशु को जन्म देती है। तो यह पूरा था भ्रूण का परिवर्धन या भ्रूण का विकास जो है वो किस प्रकार से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जो जरायुज और अंडप्रजक जंतु क्या क्या होते हैं। जरायुज जंतु क्या होते हैं और अंडप्रजक जंतु क्या होते हैं? वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उन्हें हम बोलेंगे जरायुज जंतु। जैसे मनुष्य जो है उसमें भी क्या होता है? सीधा जन्म होता है, तो उसको हम बोलेंगे वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें हम बोलेंगे जरायुज जंतु। और वे जंतु जो अंडे देते हैं और अंडों से बाद में बच्चों का विकास होता है तो उसे हम बोलते हैं अंडप्रजक जंतु। तो जंतु जो है उन्हें हम दो भागों में बांट सकेंगे, जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतु। आगे जैसे ये लैंगिक जनन के बारे में पूरा हो चुका है। हमने अलैंगिक जनन के बारे में भी बेसिक हमने पढ़ा था कि अलैंगिक जनन जो है वो कैसा जनन होगा? जिसके अंदर सिर्फ एक ही जीव होगा। तो एक ही जीव जो होगा वो अन्य जीव का निर्माण करेगा। पहले हमने अलैंगिक जनन के बारे में पूरा पढ़ा, तो अलैंगिक जनन पहले हमने लैंगिक जनन के बारे में पूरा पढ़ा। तो लैंगिक जनन के अंदर क्या था कि नर और मादा दोनों थे और अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीव होगा जिससे आगे का जनन होगा। तो अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो है इसमें आपको दो प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं। एक तो है हाइड्रा के बारे में बताया गया है और एक अमीबा के बारे में बताया गया है। तो पहले हम देखते हैं हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा में क्या होता है? प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते एक नए जीव हैं। हाइड्रा के अंदर क्या होता है? हाइड्रा की संरचना होती है जिसमें ऊपर जो है उभार दिखाई देते हैं और ये जो उभार जो उसमें हाइड्रा में दिखाई देते हैं वही क्या होते हैं? नए जीव विकसित हो रहे होते हैं। उसी एक ही जीव के अंदर विकसित होते हुए नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। हाइड्रा में भी एक
एकल जनक से निकलने वाले उदर से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, इसे हम क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जन्म को मुकुलन कहेंगे। इस प्रकार के जन्म को क्या कहेंगे? मुकुलन। तो ये हमने पढ़ा अलैंगिक जनन के अंदर पहला हाइड्रा के बारे में, और अब हम देखेंगे अमीबा के जनन किस प्रकार से होता है। तो अमीबा में भी जो है वो भी क्या होगा कि एक अमीबा होगा और उसी अमीबा से जो है दूसरे अमीबा का विकास होता है। तो इस प्रकार का जनन जो होगा ये भी क्या होगा? अलैंगिक जनन ही, क्योंकि इसमें भी क्या है? सिर्फ एक ही जीव है। तो देखते हैं अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। अमीबा एक कोशिकीय होता है, जिसमें इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बंट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनन से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर संतति का उत्पन्न करते हैं, उसे द्विखंडन कहते हैं। देखिए बच्चों, पहले हमने जो हाइड्रा के बारे में पढ़ा था और हम पढ़ रहे अमीबा के बारे में, दोनों के अंदर एक बात कॉमन है, दोनों में एक बात एक समान है। क्या? कि एक ही जीव से दूसरे जीव का निर्माण हुआ है। जैसे हाइड्रा के अंदर ऊपर जो उभार थे उतरे निकले हुए, उन उभार से जो है नए जीव का निर्माण हुआ था। तो जीव एक ही था, लेकिन उससे दूसरे जीव का उससे एक और जीव का निर्माण हो गया। उसी प्रकार से अमीबा के अंदर भी क्या हो रहा है कि अमीबा खुद एक कोशिकीय जीव है। इससे क्या होता है कि कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका बनती है और उससे दूसरे अमीबा का निर्माण हो जाएगा। तो इन दोनों के अंदर सिर्फ फर्क इतना सा है कि उसके अंदर क्या था कि ऊपर से मुकुल जो होता है, मुकुल से नई जीव का निर्माण हुआ है, और इसमें कोशिका के विभाजन से नई जीव का निर्माण हुआ है। तो हाइड्रा जो था, हाइड्रा वाला जो जनन जो था, उसको हमने बोला मुकुलन। और जो अमीबा के अंदर जो हुआ है वो कौन सी प्रक्रिया से हुआ है? द्विखंडन की प्रक्रिया से। तो ये था अलैंगिक जनन के बारे में, जिसमें हमने हाइड्रा और अमीबा के बारे में पढ़ा। तो ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन जो जंतुओं के अंदर था। आगे देखते हैं हम क्लोनिंग। आजकल ये प्रक्रिया काम में ली जाती है, कृत्रिम विधि है, जिसमें क्या होता है कि एक जीव का निर्माण जो है कृत्रिम रूप से बाहर की परिस्थितियों के अंदर या प्रयोगशाला के अंदर नया जीव जो है उसका निर्माण किया जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है कृत्रिम रूप से नए जीव का विकसित करने की प्रक्रिया जो है उसे हम बोलते हैं क्लोनिंग। और क्लोनिंग जो है, पहली बार क्लोनिंग जो है वो किसके द्वारा लाएगी, इसके बारे में भी हम इसमें देखेंगे। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोनिंग। किसी जीव की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगियों द्वारा, किसने? इयान विल्मट और उसके सहयोगियों द्वारा एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की गई थी। और उन्होंने एक क्लोन का विकसित किया था, जिसको एक भेड़ जो थी उसको क्लोन के रूप में विकसित किया था, जिसका नाम रखा गया था क्या? डॉली। और डॉली का जन्म जो है 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी जीव था। तो क्लोनिंग जो है पहली बार कौन सी भेड़ बनाई गई, जिसे इसका नाम रखा गया था डॉली, और कब हुआ था ये? 5 जुलाई 1996 को। तो क्लोनिंग जो प्रक्रिया जो है वो पूर्ण रूप से कैसी प्रक्रिया होती है? वो कृत्रिम प्रक्रिया जो होती है। और प्रयोगशाला में इस प्रकार के स्तनधारी जीव जो पहली बार विकसित किया गया उसका क्या नाम रखा गया था? डॉली। तो ये था क्लोनिंग के बारे में। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा जंतुओं में जनन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।